सब कुछ उस प्राचीन शिकारी की याद दिला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे समय को चीरकर दो अलग अलग युगों के सबसे खतरनाक योद्धा आमने सामने आ गए हों। लड़ाई पूरी तरह बेकाबू होने ही वाली थी कि एक वैज्ञानिक आखिरकार अपना धैर्य खो बैठा। उसने अपनी जेब से काली पिस्तौल निकाली और उसकी नली सीधे मुसाशी के सिर पर तान दी। वह आधुनिक सभ्यता के हथियार से इस ऐसी लड़ाई को रोकना चाहता था जो शायद दो अलग अलग युगों के इस अद्भुत जीव को तबाह कर सकती थी। होश में आ जाइए, पिकल पूरी मानव जाति की धरोहर है। आपकी इस बच्चों जैसी जिज्ञासा के कारण हम आपको यहाँ मनमानी करने की इजाजत नहीं दे सकते। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मुसाशी का हाथ काली बिजली की तरह हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। उसके हमले की कल्पना मात्र से ही वैज्ञानिक की आत्मा कांप उठी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह हमला त्वचा और मांस को चीरते हुए रीढ़ की हड्डी तक पहुंच गया हो और फिर अंदर के अंगों को भी नष्ट कर रहा हो। मुसाशी से निकल रही वह भयानक हत्या की भावना इतनी तीव्र थी कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक भी मानसिक रूप से टूट गया और डरकर एक कोने में सिकुड़ गया। उधर पिकल ने अपनी दोनों मुठ्ठियां कस ली और एक भयंकर गर्जना की। उसके पीछे मानो आग की लपटों जैसी आभा उभरने लगी। फिर वह तोप के गोले की तरह मुसाशी पर झपटा। मुसाशी पीछे हटने के बजाय सीधे आगे बढ़ा। उसके दोनों हाथ मानो दर्जनों धारदार हथियारों में बदल गए और वह पिकल के शरीर पर लगातार वार करने लगा। लेकिन इन हमलों से पिकल को ज्यादा से ज्यादा कुछ मामूली चोटें ही आईं। उसकी हड्डियां तक सुरक्षित थीं। इतनी जबरदस्त ताकत का सामना करने के बाद मुसाशी की आंखों में अचानक और भी ज्यादा जुनून दिखाई देने लगा। उसके पूरे शरीर से गहरी लाल आभा निकलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह नरक से बाहर निकला कोई खूंखार राक्षस हो। दोनों योद्धा जोरदार टक्कर के साथ एक दूसरे से भिड़ गए। उनके हाथ आपस में जकड़ गए। अब यह किसी तकनीक या हथियार की लड़ाई नहीं थी। यह सबसे शुद्ध और सबसे क्रूर शारीरिक शक्ति की लड़ाई थी। दूर खड़ा टोकुगावा यह देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। पिकल के हाथों ने प्राचीन काल में न जाने कितने विशाल जीवों की हड्डियां तक कुचल दी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि आकार में पिकल से बहुत छोटा होने के बावजूद मियामोतो मुसाशी उसकी ताकत को रोक रहा था। तभी बिजली की गति से मुसाशी की आंखें चमकी। उसने हवा में अपने शरीर को तेजी से घुमाया और शानदार संतुलन व तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ जैसे विशाल पिकल को जोरदार तरीके से पीछे की दीवार पर पटक दिया। धूल धीरे धीरे छोटी और वहां मुसाशी पिकल की छाती पर बैठा हुआ था जैसे किसी विजेता ने अपने प्रतिद्वंद्वी पर अधिकार जमा लिया। उसने नीचे पड़े पिकल की ओर देखा और मन ही मन उसकी ताकत की प्रशंसा की। तो यही है प्राचीन योद्धा का शरीर, सच में अद्भुत है। इसने मेरी धार तक रोक ली। इसकी हड्डियां और अंदरूनी अंग भी पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद मुसाशी ने अपना सिर घुमाया और दूर खड़े टोकुगावा को घूरने लगा। उसकी आंखों में पागलपन की हद तक हत्या की इच्छा चमक रही थी। फिर उसने कहा, टोकुगावा, मुझे वह तलवार दो और इसे फिर से शुरू करते हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए। डॉक्टर किसी तरह उठने की कोशिश करते हुए चीखने लगा। यह पूरी मानव जाति की धरोहर है, यह दुनिया की विरासत है। लेकिन मुसाशी को विज्ञान की कोई परवाह नहीं थी। उसे किसी विरासत की भी चिंता नहीं थी। 400 वर्षों का समय पार करके लौटे इस योद्धा को केवल एक चीज चाहिए थी, सबसे शुद्ध, सबसे खूंखार और सबसे खतरनाक लड़ाई। उधर शहर की दूसरी तरफ धरती के सबसे ताकतवर किशोरों में से एक बकी हन्मा और मार्शल आर्ट्स के महान योद्धा डोप्पो ओरोची चुपचाप उस आने वाले तूफान को महसूस कर रहे थे। यह कोई सामान्य मुकाबला नहीं था। इस लड़ाई का अंत केवल जीत या हार से नहीं होने वाला था। दोनों में से एक का अस्तित्व ही मिट सकता था। एक तरफ था मासूम मानसिकता वाला प्रागैतिहासिक दैत्य पिकल और दूसरी तरफ था ऐसा योद्धा जो केवल हत्या और युद्ध के लिए बना था, मियामोतो मुसाशी। जब जापान के सेनगोकू काल का सबसे घातक तलवारबाज प्रागैतिहासिक युग के सबसे ताकतवर शिकारी से भिड़ेगा तो इस समय और युग को पार करने वाली मौत की लड़ाई में आखिर कौन जिंदा बचेगा।